हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ अचीवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन का 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ये 50 क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं और हो सके तो 2 से 3 टाइम जो है प्रैक्टिस करें। इससे काफ़ी अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये 50 क्वेश्चन में मैं सभी टॉपिक को जो हायर एजुकेशन का उसको टच करने का ट्राई किया हूँ। तो इससे वीडियो से बाहर हमको नहीं लगता कोई से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप अच्छे से लगाएं, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी का चेयरमैन फर्स्ट जो है कौन सा था। तो ऑप्शन है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी श्री हुमायूं कबीर, डी है श्री सी डी देशमुख। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यूजीसी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें आप ये बता सकते हैं यूजीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए यूजीसी किसके रिकमेंडेशन से आया था, कौन से कमेटी से? तो यूजीसी राधा कृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। ठीक है, और राधा कृष्णन कमेटी अपना इंडिपेंडेंट जो हुआ था इंडिया, उसका फर्स्ट कमेटी था जो 1948 में बना था। और ये राधा कृष्णन कमेटी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी ये यूजीसी फर्स्ट जो है एग्जिस्ट में आया था 1953, 28 दिसंबर 1953। और ये एक्ट बना कब? 1956। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजीसी एग्जिस्ट में कब आया? तो 1953। और बीकॉम एक्ट मतलब एक्ट कब बना? 1956। और उस टाइम में अपना एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? तो एपीजे ये अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द एबव। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या? फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी। तो आप लोग थोड़ा माइंड लगाएं, इसमें कौन सा होगा? थोड़ा एलिमिनेशन मेथड्स भी लगाएंगे तो हो सकता है मे बी 2 ऑप्शन कैंसिल हो और 2 ऑप्शन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो थोड़ा आज 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट में रैपिड फायर मूड में चलेंगे। तो इसका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो होगा नहीं। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इस पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें आप आगे देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है ना, वो 26 अगस्त 1982 में आया था। ठीक है, और इसका आप लोगों को, जो लोग पीछे पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे उन लोगों को पता होगा। उसके बाद रीनेम्ड हुआ, इसका क्या नेम हुआ? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। 1991 में इसका रीनेम हुआ। बट अभी भी आप क्वेश्चन यूजीसी में आता ही है, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है, इसके जगह पे बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। और वो आया था कब? तो उसका 1982 होगा। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, चारों को मैं बता रहा हूँ। तो ये अपने आप में समझ, ओपन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इससे भी रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग समझ गए होंगे आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी को भी ये बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाज। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स स्टार्ट किया वो कौन सा है? वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोइंग टू हैव इंडिया फर्स्ट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी? मीन्स कौन से स्टेट में इंडिया में रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी ओपन हुआ फर्स्ट? तो फर्स्ट है ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। फिफ्थ क्वेश्चन, द नेशनल नॉलेज कमीशन, ए हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी वाज सेट अप इन द ईयर। नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NKC, जो आया था 2005 में। और ये अपना रिपोर्ट सबमिट कब किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये रिपोर्ट सबमिट कब किया था? 2007 में, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन था सैम पत्रोडा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है ना, इसका चेयरमैन के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये जैसे ये इस क्वेश्चन में पूछा सेटअप कब हुआ, तो 2005 में होगा। और ये रिपोर्ट कब देगा? तो 2007 में होगा, ठीक है। और इसका चेयरमैन सैम पित्रोदा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर हायर एजुकेशन दैट वुड allow students the flexibility to design their own curriculum and combined subject of their choice is basically of। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ लोग समझते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टूडेंट को खुद का मतलब कैरिकुलम जो है, ये एक मिनट इधर आप देख, स्टूडेंट वुड बी अलाउ स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी डिज़ाइन देयर ओन कैरिकुलम, ठीक है। तो इस ये कौन सा? इनोवेशन यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को खुद का एक कैरिकुलम बनाने का चॉइस है, ठीक है। ये मेटा और सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, बट इसको आगे पढ़ते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द कंसेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी
was first propounded by, इसमें इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी। द कंसेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट परफॉर्म कौन से में हुआ था, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 मैसाचुसेट्स, ऑप्शन ए। और इसमें ये बात जो है ये बोल रहा है मेटा यूनिवर्सिटी का, ये फर्स्ट जो है ना ये वर्ल्ड लेवल पे बात हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैसाचुसेट्स। और अगर अपने नेशनल लेवल पे बात करेगा तो उसका आप आगे देखते हैं। और ये नेशनल लेवल पे अपना मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट जो है ना 2011 में आया था, जो जामिया और डीयू मिल दोनों मेटा यूनिवर्सिटी का, जब दो यूनिवर्सिटी आपस में मिल के वर्क करती है, कोई सा भी कोर्स करवाती है ना, तो वो मेटा यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ठीक है। और ये जामिया फर्स्ट ऑफ ऑल मेटा यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया था, जामिया और डीयू दोनों मिलके 2011 में किया था, ठीक है। और ये वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, तो ये मैसाचुसेट्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया था, मेटा यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 1969 में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में इस्टेब्लिश हुआ, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कब हुआ था, 1922। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिवर्सिटीज विथ NAC A grade and 10 year of standing can get financial support from UGC for innovative teaching or educational programs. These university are also known Meta University, Innovative Innovation University, Central University, none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा यूनिवर्सिटी कोई एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी एक नहीं होती है, ठीक है। आप थोड़ा मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मेटा यूनिवर्सिटी को मैं बताया था कि दो यूनिवर्सिटी जब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक कोर्स देती है स्टूडेंट को, तो वो मेटा यूनिवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। तो मेटा यूनिवर्सिटी को NAC A ग्रेड एंड 10 ईयर जो भी इसका क्राइटेरिया है, तो वो तो होगा नहीं। इनोवेशन यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो तो ऑलरेडी देती है गवर्नमेंट फंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इनोवेशन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हायर एजुकेशन का गोल्स क्या है, तो इसमें ऑप्शन है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रिलीवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन का गोल पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, हायर एजुकेशन का। तो इसमें ये भी आएगा एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रिलीवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। इसमें नहीं आएगा तो कौन नहीं आएगा, कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन किसका पार्ट है, अब बता सकते। कंपलसरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन का पार्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, ये आप बता सकते।
तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी। कौन से आंसर में है? ई ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर कंसेप्ट अंडरलाइंग डिस्टेंस एजुकेशन इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सिंपलिसिटी एजुकेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एजुकेशन, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन का मेजर कंसेप्ट है, मतलब कि क्या है? तो सिंपलिसिटी तो नहीं होगा, नहीं कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा। ठीक है, कॉस्ट भी जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं उनको पता होगा कॉस्ट भी लगता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस होता है आप थोड़ा भी कंसेप्ट मतलब माइंड यूज करें, मतलब ये करेंगे तो इसमें कंटिन्यू, जब आपको अगर कोई सा भी जॉब कर रहे हैं आपको एजुकेशन कंटिन्यू करना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी 11 पे। द कोर्स कंटेंट ऑफ प्रोफेशनल डिग्री emphasize on acquiring skill and practical analysis, theory and research, building concept, none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंटेंट ऑफ प्रोफेशनल डिग्री emphasizes on एक्वायरिंग स्किल एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 50, 15, 27, 28, 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपने कंट्री में, इंडिया में यूनिवर्सिटी कितनी थी? और ये क्वेश्चन जून का जो रीसाइकिल एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, तो ये कॉमर्स के शिफ्ट में भी आया हुआ था। जो कॉमर्स का हुआ था 3 सितंबर को, तो उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ये 27 दिया हुआ है ना, बट उस टाइम में 27, इसका मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, ये 27 नहीं होगा, ये 20 यूनिवर्सिटी था। ठीक है, और ये क्वेश्चन को NTA ने ड्रॉप भी किया था बिकॉज उनसे भी आंसर ऑप्शन में मिस्टेक हुआ था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सॉरी 20 यूनिवर्सिटी होगा। आप लोग राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कॉल्ड। ये PYQ है, जून 2007 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्फ्लीनेट, लिविनेट, लिविनेट द इंटरनेट, और HTML। सबसे पहले तो ये बताए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है इन्फ्लीनेट, वो क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म में भी आता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फो लिव नेट। तो इसका राइट ये होगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और ये आंसर फर्स्ट, इसका आंसर भी वैसे फर्स्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। आप HTML का फुल फॉर्म बता सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये सब शॉर्ट फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है। ये अगर मान के चलो, अगर हायर एजुकेशन में नहीं पूछेगा तो ये कम्युनिकेशन में, ये और उसके रिसर्च में या ICT में, इस सब में कि कहीं ना कहीं ये सब काफ़ी हाईलाइटेड शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है?
कौन से लोकेशन पे सिचुएटेड है? सेंटर फॉर सेलुलर मोलेकुलर बायोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये किधर है? तो ये विक्रम साराभाई, आप मैच कर सकते हैं, ये विक्रम साराभाई है। एक सेकंड, विक्रम साराभाई है तिरुवनंतपुरम में। मोलेकुलर्स बायोलॉजी ये आएगा हैदराबाद में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु, और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वाज द NAV सेटअप? इसका आप बता सकते हैं कौन से ईयर में? 1991, 1994, 2001, 2005। ये NAV, और NAV का आप लोग कमेंट में फुल फॉर्म भी बताएं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1994। और यहाँ पे आप ये भी बताएं, ये भी रेटिंग एजेंसी है, और NIRF जो है वो कब आया था? NIRF 2015, 29 सितंबर 2015 में आया था NIRF। ये दोनों का ईयर जो है ना, याद रखें, ये दोनों ईयर काफ़ी पूछा जा रहा है अभी नेट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन द ईयर 1957, 80, 57, 80, 75, 90, 95, 90, 16। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 80, 75। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अबुल कलाम आज़ाद, सारा भाई पटेल, एस राधाकृष्णन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। और ये आपको यूजीसी के टाइम पे मैं बताया था, यूजीसी के जिस टाइम में एग्जिस्ट में आए थे उस टाइम में फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। थोड़ा फास्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ यूजीसी वाज टू एड्रेस, ऑप्शन है एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपग्रेड टीचिंग स्किल ऑफ द फैकल्टी, अपग्रेड द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फैकल्टी इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, टू स्ट्रेंथ एंड एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ यूजीसी। इसमें जो है ना यूजीसी, ये फैकल्टी शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये एड्रेस करती है शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी मेंबर। मीन्स इसमें टीचिंग स्टाफ के कमी को जो है ना वो लोग पॉइंट आउट करते हैं। 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पहले मैं आपको बताया था। तो ये द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तो एकदम इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर नहीं होता है। बट ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर होता है, बट इसका नहीं होता, बिकॉज ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये इसका बेस्ट परफॉर्मेंस के
बिहाफ पे इसको गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक ये स्टेटस देती है, ठीक है। तो लेकिन ये इसका चांसलर गवर्नर नहीं हो सकता है। तो ये हो गया, रॉन्ग होगा। दे कैन डिज़ाइन देयर ओवन सिलेबस एंड कोर्स, एकदम करेक्ट है, ये बी करेक्ट है। सी देखते हैं, दे कैन फ्रेम देयर ओवन गाइडलाइंस एंड रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, ये भी करेक्ट है। दे कैन ग्रांट डिग्रीज, ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक बोले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट जब कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटर परफॉर्मेंस करती है तो उसको यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे देती है। और स्टेटस का क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर किसी के नॉलेज में हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। 20 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेट अप बाय द MHRD, नेशनल बाल भवन, न्यू दिल्ली, इसरो, DRDO, नन ऑफ द एबव। तो MHRD किसको ये किया था? आप MHRD के बारे में थोड़ा भी आप अगर ये लगाएंगे ना तो लॉजिक इसमें MHRD, पहले आप तो MHRD खैर चेंज हो गया है, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो MHRD कब आया था? 1985 में। इसका भी डेट याद रखें, पूछ लेते हैं, ठीक है। MHRD ये 1985 में आया था। ये एजुकेशन से रिलेटेड है मेनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेशनल बाल भवन, न्यू दिल्ली। इसरो के बारे में भी थोड़ा समझते हैं शॉर्ट में। इसरो सबसे पहले ये इसरो आया था कब? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये 15 अगस्त 1969 में आया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और फाउंडर थे विक्रम साराभाई, ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग में पढ़े होंगे, विक्रम साराभाई से मैच किया था क्या? बेंगलोर, ठीक है। और ये उस टाइम पे PM जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और DRDO के बारे में थोड़ा समझते हैं। DRDO का होता है डिफेंस रिसर्च, एक मिनट डिफेंस रिसर्च, इसका मेरे को एग्जैक्ट माइंड में नहीं आ पा रहा है अभी। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म के बारे में लिख सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। इसमें ये आया था 1958 में और ये इसका हेडक्वार्टर है DRDO भवन, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, SITE, साइट्स का मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंफॉर्मेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीकॉम एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंफॉर्मेशनल टेलीकॉम एक्सपेरिमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन ए। 22, नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन एंड एंटार्क्टिक सेट अप बाय इंडिया इज, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगा, दक्षिण गोदावरी, नन ऑफ द एबव। तो ये रिसर्च स्टेशन ऑन एंटार्क्टिक जो है इसको कौन क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगोत्री। ये सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, और 2 से 3 टाइम जो है ना इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है कुछ चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम में आपको रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23,
द फाउंडेशन ट्रेनिंग ऑफ सेलेक्टेड IAS ऑफिसर इज कंडक्टेड एट। तो ये IAS ऑफिसर जो बनते हैं वो कहाँ इसका ट्रेनिंग होता है? LBS नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैसूरी, MG इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़, UPSC न्यू दिल्ली, ऑल स्टेट्स कैपिटल। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैसूरी। इसका लाल बहादुर शास्त्री भी LBS का फुल फॉर्म होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑन टीचर ट्रेनिंग इट्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट इनरोलमेंट, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, वोमेंस एजुकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है टीचर के ट्रेनिंग का, टीचर को ट्रेनिंग करवाने का क्या है? क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ये तो इनरोलमेंट, स्टूडेंट इनरोलमेंट और वुमेन्स एजुकेशन ये एक अलग चीज़ है। इसे मेन पर्पस ट्रेनिंग का होता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूवमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 25, ये फुल फॉर्म से है PACER का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा, ऑप्शन में है प्रोफेशनल एक्शन कमिटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, प्रोफेशनल एक्रीगेशन कमिटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। थर्ड है प्रोफेशनल एक्शन कमिटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, नन ऑफ द एबव। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोफेशनल एक्शन कमिटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। 26, महिला समख्या was born out of the new education policy of 1986 which stressed the need for an intervention to create gender equality through women's education. It was launched in the year। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की बात हो रही है। आप मेरे को ये बता सकते हैं न्यू कब कब जो है एजुकेशन पूरा रिफॉर्म आया एजुकेशन में? ठीक है, तो एक आया था 1968 में, एक 1986 में और एक 2020 में आया था एजुकेशनल रिफॉर्म। ठीक है, ये आप सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1989। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट अप इन 1948? तो ये राधा कृष्णन कमीशन, DS कोठारी कमीशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, CD देशमुख। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। मैं बताया भी था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। और DS कोठारी जो है इसका कमीशन कब आया था? 1964 में। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ UGC ऑन द लाइन ऑफ एजुकेशन ग्रांट कमीशन ऑफ USA, ग्रेट ब्रिटानिया, ब्रिटेन, जर्मनी, USSR। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें आप थोड़ा देख सकते हैं, इसमें क्या है ना कि कोई सा भी रिकमेंडेशन आएगा, ठीक है, तो USA से तो अपन का कोई कनेक्शन नहीं था इंडिया का, जर्मनी से भी कोई कनेक्शन नहीं था, USSR मीन्स जो सोवियत यूनियन था, ठीक है, वो था। तो यहाँ अपने लोगों का इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग किसके, ये अंग्रेज हम लोगों पे जो है गवर्नमेंट करते थे, रूल करते थे। ठीक है, तो वही जो कमीशन और रिकमेंडेशन दिया उसको भी हम लोग थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो ये ग्रेट ब्रिटेन होगा। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी और इंस्टीट्यूशन प्रपोज्ड
इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एजुकेशन इंडेक्स फॉर रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स बेस्ड एंड ऑन एकेडमिक रिसर्च परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर। तो इसका ऑप्शन है AICT, NAC, UGC, IIT दिल्ली। तो ये रैंकिंग आपको मैं बोल रहा था, एजुकेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एजुकेशनल इंडेक्स जो है, और दूसरा रैंकिंग इंस्टीट्यूट एकेडमिक रिसर्च, ये सब जो चेक करती है, आप लोग जो लोग अगर कॉलेज के स्टाफ होंगे तो वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि नैक की जो है ना टीम आती है, हर चीज़ों का वो लोग चेक करते हैं अच्छे से, और वो लोग एक ग्रेड देते हैं। आप और कॉलेज के साइड या यूनिवर्सिटी के साइड पर देखते होंगे नैक एक ग्रेड, नैक ए ग्रेड, नैक ए प्लस ग्रेड। तो इसी तरीके से तो ये कौन सा करती है, नैक करती है, ठीक है। और नैक कब एग्जिस्ट में आया था, कब बना था, 1994। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलोर। ये दो चीज़, नैक कब आया, 1994, हेडक्वार्टर बेंगलोर। और ये करती क्या है, रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये रैंक करती है और एक जो भी इंस्टीट्यूशन होती है उसको उसका हर चीज़ का इंस्पेक्शन करती है। जो भी एक एक चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस कॉलेज में कितने टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्या फैसिलिटी है, वो हर चीज़ का एक मैक्रो लेवल पे वो लोग चेक करते हैं और उस हिसाब से ग्रेड दे दे। तो नैक, AICT को थोड़ा समझते हैं। AICT क्या है, AICT का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आया था 1944, ठीक है। और इसका ये जो है ना मेनली टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाया गया था। UGC के बारे में तो आप लोग समझते ही होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग स्टूडेंट इनरोलमेंट मीन्स स्टूडेंट इनरोलमेंट मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है, बीजिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग चाइना, वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है। इसको आप लोग थोड़ा ये करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और नन ऑफ द एबव। तो ये वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इनरोलमेंट के हिसाब से कौन सी होगी, इग्नू, जिसका शॉर्ट फॉर्म इग्नू में इग्नू भी पूछा जाता है। तो इग्नू का शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये आया था कब, 1985। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 31 द फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर विच was established by UGC in 1984 is इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर। बी है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सी है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे जो एकदम नॉन होंगे, जो इस टाइप का क्वेश्चन जो आप कभी ऐसा होता होगा कि देखे नहीं होंगे, उसको आप लोगों को इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा, और उसको फिर एग्ज़ाम में जाके उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल सेट अप द अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग इन द ईयर 2002 इन। किधर ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल सेट किया था, जो अर्जुन सेंटर है
फॉर डिस्टेंस ओपन लर्निंग, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इग्नू। तो ये अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस ओपन लर्निंग जो है ये जामिया यूनिवर्सिटी में है। अब आते हैं 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ए डीम्ड यूनिवर्सिटी इन 1976। यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। मैं आपको पहले ही बताया था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है ना, उसका जब परफॉर्मेंस सही होता है तो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, यूजीसी को, यूजीसी देती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस कौन देती है? यूजीसी देती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं, मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपाल एकेडमी यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन। अब आते हैं 34 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग। तो ये इसमें कौन सा होगा करेक्ट स्टेटमेंट जेंडर बजटिंग का? इट इज ए सेपरेट बजट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वोमेन। सेकेंड ऑप्शन है बी, इट एसेस द impact of government budget on women. It is an accounting exercise. It is another budgeting innovation. तो इसमें का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी और डी। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendment article 21A was inserted in constitution to provide for free and compulsory education to all children of age group between 6 and 14 years as a fundamental right। तो ये 73, 74, 86 नन ऑफ द एबव। तो ये कौन से आर्टिकल्स 21A जो है, कौन से इसमें क्या था? फंडामेंटल राइट जो है 86 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे डिमेरिट पूछा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का। तो एक्सपोजर टू ग्लोबल कैरिकुलम, प्रमोशन ऑफ इलिटिज्म इन एजुकेशन, कॉमोडिफिकेशंस ऑफ हायर एजुकेशन, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट ऑफ देखो डी तो होगा ही, जब ग्लोबलाइजेशन होगा हायर एजुकेशन का तो उसमें कॉस्ट का इंक्रीजमेंट होगा ही होगा। ठीक है, और उसमें देख लेते प्रमोशन ऑफ इलिसिटिज्म इन हायर एजुकेशन, तो ये भी आएगा। ठीक है, और सी भी आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन किधर है? वो न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर
38 इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी वाज इनॉग्रेटेड ऑन May 2030 is proposed to be located at रोहतक, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना इंडिया का फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी जगह ये आया था, कब? इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, या इसके मई 2013 में आया था, ठीक है। और ये है किधर? गुरुग्राम में। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये तो होगा नहीं। इसका दे कैन डिज़ाइन देयर ओवन सिलेबस एंड कोर्स, ये करेक्ट है। दे कैन फ्रेम देयर ओवन गाइडलाइंस ग्रेडिंग एडमिशन एंड फीस, ये भी करेक्ट है। दे कैन ग्रांट डिग्रीज, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी डी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू among the institution of higher education are promoted by the NAAC, National Assessment and Accreditations Council। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, तो एकदम करेक्ट है। नैक जो है, जब आप मान के चलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को वो ग्रेड देती है और हर एक चीज़ को चेक करती है, तो और उसको इम्प्रूवमेंट करने का एक रिकमेंडेशन देती है, तो वो कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट एकदम करेक्ट होगा। फॉस्टरिंग ग्लोबल कम्पिटेंसीज एमॉन्ग द स्टूडेंट एंड टीचर्स, ये भी करेक्ट होगा। इनक्लूकेटिंग ए वैल्यू सिस्टम एमॉन्ग स्टूडेंट एंड टीचर, ये भी करेक्ट होगा। प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का जो है रिकमेंडेशन वो नैक नहीं देती है, उसको आप खुद से ही जो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो खुद से ही उसका यूज करता है, ठीक है। उसमें कोई नैक रिकमेंडेशन नहीं दे देती है, वो एक सिर्फ ग्रेडिंग देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। ए बी सी किस में है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज एमंग स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। हायर एजुकेशन प्रमोट करता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ को, और जो लोग ये पीएचडी करते होंगे ये एजर्सन को अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक है। और रीजनिंग बोल रहा है दिस एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, तो ये तो करेक्ट होगा, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी तो आपको जॉब तो ऑटोमेटिक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रीज़न तो करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही ए का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 42 द सिटीजन चार्टर इज एन instrument which seeks to make an organization transparent, accountable, formal, accessible। इसमें द सिटीजन चार्टर इज द इंस्ट्रूमेंट, ये अपना
प्री इंडिपेंडेंस में, जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिया, तो उसमें सिटीजन चार्टर इंस्ट्रूमेंट आया था, ठीक है। तो सिक और मेक ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या था, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एक्सेसिबल। फॉर्मल इसमें जो है इंक्लूड नहीं था, ठीक है। बाकी ये 3 था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 4, 1 2 4, ये ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ ए स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, अंडर विच which statement is incorrect among the following human rights and duties education component? यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट। टू इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, तो ये तो करेक्ट होगा। टू सेंसिटाइज द citizen to show that the norms and value of human rights and realize, ये भी करेक्ट होगा। टू इस्टेब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल। और डी है टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, टू एस्टेब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर्स इन स्कूल। इसका मेनली ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ का जो है ना, एजुकेशन मेनली कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, स्कूल्स, तो ये स्कूल्स में नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वाज सेट ऑफ। तो मैं आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये कब होगा, 1960, 1955, 1952, 1950, 1964। 1964 से 1966 तक ये होगा, ठीक है। किसी किसी ऑप्शन में 64 to 66 तक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च इन 2013 with the purpose to provide strategic funding to eligible statement higher educational institution। ये 2013 में लॉन्च हुआ था। टू पर्पस टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो ये हायर एजुकेशन नहीं होगा, तो इधर ही कट हो जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये तो एक बॉडी है, ठीक है ना। ये कोई एक ये प्लानिंग ये नहीं आया था। एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान, तो ये होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये 2013 में आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ UGC, रिकॉर्गनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये कोई भी इंस्टीट्यूशन को रिकॉर्गनाइज कौन करती है, UGC। और टेक्निकल को कौन करता है, AICTC, जो ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो इसके ये पढ़े थे कि इधर एक सेकंड, ये टेक्निकल को ये करता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये 1944 में आया था। और यहाँ पे UGC रिकॉर्गनाइज ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, तो ये भी आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, तो ये UGC अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर नहीं करती है।
और यूजीसी किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपना वाइस चांसलर अपॉइंट कर सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट गवर्नमेंट करता है, तो ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशन, ये होगा। मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो ये नहीं, ये जो है एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन है ए 1 2 4, 1 2 4, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 destiny of India is being shaped in her school classroom. This is started in National Policy on Education 1986, National Knowledge Commission 2005, Education Commission 1964 to 1966। मैं आपको बताया था ये, और ये डीएस कोठारी कमीशन भी इसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। CHEER चीर स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चिल्ड्रेन हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रेन फॉर इंजीनियरिंग एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ कुछ को कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं। इनरिचमेंट, आप जो है ना चीज से जो है CHEER का इनरिचमेंट। और मैं बैंकिंग का, जिन लोगों बैंकिंग का क्लास हमारा किए होंगे, उसमें मैं एक फुल फॉर्म पढ़ाया था स्विफ्ट का, SWIFT। तो उसका भी मैं बताया था कुछ कुछ। आप इतने बड़ा वाइड सिलेबस है यूजीसी का, उसको आप हर चीज़ कंसेप्ट के साथ और पूरा क्लियरिटी के साथ आप नहीं कर सकते। कुछ कुछ कीवर्ड आपको याद करना होगा, ठीक है। उसी के बेस पे और एलिमिनेशन मेथड्स के बेस पे आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो उसमें मैं बताया था टी का मीन्स होता है, मीन्स मैं बताया था कीवर्ड टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ था, टेलीफोन कम्युनिकेशन। इसी में मैं बता रहा हूँ एक इनरिचमेंट आप वर्ड याद कर लेंगे ना तो आप, और ये CHEER का जो है ना फुल फॉर्म पूछा ही जाता है किसी ने। जितना शिफ्ट में अभी मान के चलो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 19 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेगा, ये कोई सी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, ठीक है। और कॉमर्स के शिफ्ट में तो ये कई बार पूछा गया, तो इसको इनरिचमेंट के वर्ड से आप याद के रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर 1968, सॉरी ऑप्शन है 1961, 1949, 1968, 1965। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1968। और इसमें आगे देखते हैं DTH जो है, DTH के बारे में भी आप समझिए। DTH कब आया था? 2003 में, ठीक है, 20 अक्टूबर 2003। और एक है दूरदर्शन का नाम आप लोग सुने होंगे, ये कब आया था? 15 सितंबर 1959। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट्स
इन हायर एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यूजीसी, कंसर्न स्टेटमेंट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बता सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजीसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज द मंगा कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया? ये बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन सा? चार्ल्स वुड डिस्पैच जो एक, और उसके बाद मैकेंजी मिनट्स वर्धा सिस्टम और एल्फिन स्टोन्स मिनट्स, ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वेयर सेट अप फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच? ये तीन यूनिवर्सिटी जो है कब आया था? 80, 54, 80, 57, 80, 58, 80, 61। मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, ये आया था 80, 57। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये 52 क्वेश्चन था। तो आप लोग ये काफ़ी 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस करें तो ये काफ़ी समझ में आएगा। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।